हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से स्वागत है इस चैनल पे। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मैं बीए फर्स्ट ईयर के जो ड्रामा पेपर है यानी मेजर पेपर है उसके लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर अपलोड करूँगी। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो मैंने बनाया है। अगेन मैं आपको कहती हूँ कि मैं दावा तो नहीं करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं आपके पास इतना कंटेंट होगा लिखने के लिए कि कोई भी क्वेश्चन आए वो कहीं ना कहीं इन्हीं से थोड़ा सा मोल्ड होकर के थोड़ा सा चेंज लैंग्वेज में इन्हीं थीम्स पर, इन्हीं बातों पर आएगा। तो शुरू करते हैं हम ओडिपस रेक्स से। तो देखिए, आपका ओडिपस रेक्स जो है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके मैं बता रही हूँ आपको। पहला है डिस्कस ड्रामेटिक आयरनी एंड ओडिपस द किंग। ओके, तो ड्रामेटिक आयरनी इसके अंदर क्या यूज़ हुई है उस पर क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैन ओडिपस बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस इफ़ हिज फेट इज़ प्री डेस्टाइंड। तो किस तरीके से फेट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस ट्रेजिडी में, वो ये क्वेश्चन है। ओडिपस रेक्स कैन बी रेड एज ए प्ले अबाउट डेस्टिनी। ये दोनों क्वेश्चन सेम है एक्चुअली, ये सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी ये और ये जो है ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। गिव डिटेल समरी ऑफ ओडिपस रेक्स, तो आपको समरी करनी है। उसके अलावा आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर स्केचेस करके रखने, और जो भी कोई इम्पॉर्टेंट काम उन्होंने किया है उसे भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, जो 8 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये लोग कहीं से भी बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस आपके इतने वर्क नहीं करेंगे। ये सारे बड़े आंसर्स हैं, हालांकि कहीं ना कहीं ये कवर भी करते हैं उन छोटों को, लेकिन कई बार बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे भविष्यवाणी क्या हुई थी या भविष्यवाणी किसने की थी, या ऐसे ही कोई मिड में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको कंप्लीट समरी पता होनी चाहिए, डिटेल समरी, ताकि आप छोटे क्वेश्चंस भी अच्छे से कर सकें। तो आपको डिटेल समरी करनी है। अगर आप समरी कर रहे हैं तो टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं आप तो भी आपको समरी जो है वो डिटेल्ड करनी है, लाइन बाय लाइन जो समरी है वो करनी है, ताकि उससे आपका जो बीच बीच के जो इंसिडेंट्स हैं जिस पे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर फॉस्टर्स पे क्वेश्चंस, पहले उससे पहले ओडिपस रेक्स का क्वेश्चन 5th है। ओडिपस रेक्स एज अ क्लासिकल ट्रेजिडी, इट इज़ एज अ क्लासिकल ट्रेजिडी। जो क्लासिकल ट्रेजिडी के जो ट्रेड्स हैं वो किस तरह से आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं, किस तरह से आप इसे क्लासिकल ट्रेजिडी बोल सकते हैं। फिर कैरेक्टर, अच्छा इसमें ना ओडिपस रेक्स के अंदर कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें नहीं लिखी है लेकिन आपको ध्यान में रखनी है, वो सारे ही मतलब जो भी आपकी ट्रेजिडीज़ हैं उन सब के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक तो हमार्शिया ध्यान रखना है कि भाई हमार्शिया कहाँ पर है उसके अंदर। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कथारसिस, ठीक है, कथारसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए जो आपके मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है यहाँ पर, तो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून किसे कहते हैं और रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ किसे कहते हैं, तो उसके ऊपर भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि एनेग्नोरिसिस और पेरिपेटाया क्या होता है। ठीक है, पेरिपेटाया एंड एनेग्नोरिसिस क्या होते हैं वो भी आपको देखना है। उसकी स्पेलिंग में यहाँ नहीं लिख पाऊंगी, तो आप सुन लीजिए ध्यान से। पेरिपेटाया एंड एनेग्नोरिसिस यानी रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एंड रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ। क्योंकि देखिए, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून पहले होता है, उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ आता है। ये हमेशा ध्यान रखना आप कि जैसे ओडिपस रेक्स के अंदर भी क्या हुआ था कि पहले उसका जो फॉर्च्यून है वो चेंज हो गया और अकाल पड़ने लगा, दुर्भिक्ष पड़ने लगा उसके राज्य में। तो इस रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून की वजह से फिर उसने ये जानने की कोशिश की कि भाई इसका रीज़न क्या है, और तब उसे पता चला कि वो खुद रीज़न है, और उसने ही अपने पिता का जो है वो खून किया और अपनी माँ के साथ में उसने विवाह किया। तो इसमें किस तरीके से आपको रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ दोनों दिखाई देते हैं, जो कि क्लासिकल ट्रेजिडी के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। क्योंकि मैं क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि एरिस्टोटल के जो 26 चैप्टर्स थे उनको पोएटिक्स के उन सबको मैं बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो होपफुली तुम लोगों को याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था। और क्लासिकल ट्रेजिडी जो है वो उसकी कितने व्यक्ति जो हैं स्टेज पे होने चाहिए,
और कितने समय सीमा में वो बंधा हुआ होना चाहिए, कितने एक्ट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ मेन कैरेक्टर्स, ये तो सभी में आपको करना ही है, जितने भी प्ले हैं उन सब का ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और डिटेल समरी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट को देखिए, डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो इस तरह से हैं कि वुड यू कंसिडर फॉस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो, डज ही हैव हीरोइक क्वालिटीज़, नाउ व्हाट इज़ हिज ट्रेजिक फ्लॉ, डू यू पिटी फॉस्टस। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक जैसे ही हैं लगभग, इसलिए लिखे हैं कि उसके अंदर क्या हीरोइक क्वालिटीज़ थी और उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो क्या था, यानी हमार्शिया क्या था, हमार्शिया ही ट्रेजिक फ्लॉ होता है। एंड डू यू पिटी फॉस्टस, क्या आपको दया आती है उसके ऊपर, ये आपको देखना है। हाउ डॉक्टर फॉस्टस इज़ अ सटायर ऑन रोमन कैथोलिक चर्च, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर डॉक्टर फॉस्टस किस तरह से एक सटायर है। कंसिडर डॉक्टर फॉस्टस एज ए मोरालिटी प्ले, ये मोरालिटी प्ले कैसे है, इट हैज़ अ बिगिनिंग एंड एन एंडिंग बट नो मिडल, इस पर कमेंट कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि डॉक्टर फॉस्टस जो है उसकी बिगिनिंग भी है, एक एंड भी है, लेकिन उसका कोई मिडल नहीं है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा रिनेसा वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि डॉक्टर फॉस्टस एज अ रिनेसा मैन या एज अ रिनेसा प्ले, या फिर रिनेसा पीरियड की क्या गुण आपको उसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद मार्लो एज अ ड्रामेटिस्ट, ये आपको सभी का करना है कि शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट, देन मार्लो एज ए ड्रामेटिस्ट, है ना, गिरीश कर्नाड एज ए ड्रामेटिस्ट, जो भी ड्रामेटिस्ट आपके कोर्स में है वो आपका एक बनना ही है। 3-4 क्वेश्चंस तो देखिए आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, एक तो समरी पता होनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर के कैरेक्टर स्केचेस आपको पता होने चाहिए, प्लस जो भी राइटर है वो एज ए ड्रामेटिस्ट आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट के लिए मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पिछली बार भी आपसे पूछे नहीं गए थे, मतलब फर्स्ट जो सेकंड पेपर आपका हुआ ओपन इलेक्टिव वाला, तो उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे ही नहीं, 1 लाइनर्स डाल दिए थे। तो और मेरे पास समय भी नहीं था इतना कि मैं आपके लिए वो बनाऊँ। हालांकि आपको ऑनलाइन बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए। आपका जो भी टॉपिक है उसके जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, जितने भी आपको जिन भी सोर्सेज से मिल रहे हैं, लगभग उन सभी को आप करिए। और अगर आपको कोई क्विज़ मिल जाते हैं ऑनलाइन तो उन क्विज़ेस को भी आप सॉल्व करके जाइएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल एंड ऑफ मेफिस्टोफिलिस, है ना, मेफिस्टोफिलिस और हेल का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको इसमें ये भी बताना है कि जो फार्सिकल या कॉमिकल एलिमेंट्स है इसके अंदर, यानी कि जो रोल इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ने अदा किया है जिससे हंसी आए ना, फार्सिकल का मतलब वो होता है, तो ऐसे जो हंसी जिनसे पैदा हो रही है उसकी उसकी क्या उपयोगिता है, ऐसे सीन्स क्यों हैं डॉक्टर फॉस्टस में, जैसे जिसके अंदर वो उसका डॉक्टर फॉस्टस का पैर खींचने के लिए आता है तो वो पैर पूरा निकल जाता है उसका, और एक हंसी का एक माहौल बनता है। या फिर उसका जब नौकर जो है वो जब नेक्रोमेंसी करने की कोशिश करता है तो उस समय जो हंसी का माहौल बनता है, वो सारे इंसिडेंट्स जो हैं इसके अंदर आएंगे कि कॉमिकल एलिमेंट्स क्या हैं इस प्ले के और वो क्यों हैं। तो देखिए अगले नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, देखिए कि कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया, और इसको अगर अलग तरीके से पूछा जाएगा तो ये भी पूछ सकते हैं कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज़ हैज़ ओनली हीरोइंस एंड हैज़ नो हीरोज़। हालांकि ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है कि ये जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस ये ट्रेजिडी है या कॉमेडी है। ठीक है, वैसे तो हमें ये कॉमेडी ही लगता है, लेकिन जब हम शायलॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना तो इसको ये हमें कहीं ना कहीं ट्रेजिडी लगता है ये प्ले, क्योंकि शायलॉक कितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा में रहा। और ये आप देखेंगे हॉलोकॉस्ट का नाम आपने कभी सुना हो ना, तो ये हॉलोकॉस्ट लिटरेचर में आता है। क्यों? क्योंकि ज्यूज़ के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे थे, या ज्यूज़ को किस तरह से क्रिश्चियंस से अलग एक कम्युनिटी मान करके उसके ऊपर जस्ट बिकॉज दे वर ज्यूज़ उनके ऊपर किस तरीके से सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी और उन्हें कैसे ट्रीट करते थे, वो सारी चीज़ें हमें कई जगह पर है ना, शायलॉक के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब वो बोलता है ना उसके जितने भी डायलॉग्स हैं वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत शायलॉक का कैरेक्टर स्केच भी करना ही है, क्योंकि वो ही सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। फर्स्ट इज़ पोर्शिया,
देखिए उसके बाद देखिए हाउ इज़ द प्ले अ ट्रेजी कॉमेडी, बिकॉज ना तो हम इसे कॉमेडी में पूरा बोल सकते हैं ना ये ट्रेजिडी है, इट्स अ ट्रेजी कॉमेडी, तो हाउ इट इज़ अ ट्रेजी कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ मोर ट्रेजिक देन कॉमिक, है ना। ये वही बात आ गई कि भाई कुछ लोगों को लगता है कि ये कॉमेडी, हालांकि इसको यही कहा जाता है कि ये कॉमेडी है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ये मानते हैं कि इट इज़ नॉट कॉमेडी, इट इज़ अ ट्रेजिडी, सो इट इज़ मोर ट्रेजिक देन कॉमिक। वाई डू यू थिंक सो, और डू यू डिसअग्री। अगर आप इस स्टेटमेंट से डिसअग्री करते हैं तो आप क्यों करते हैं, और अगर अग्री करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, इसी में देखिए मैंने स्लैश लगा के दिया है कि इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डेपिक्शन ऑफ रिलीजियस एंड रेशियल प्रिजुडिसेस इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कि किस प्रकार से रेशियल प्रिजुडिस जो है वो वहाँ पे हमको दिखाई देता है, ज्यूज़ के प्रति जो क्रिश्चियंस के मन में जो भावनाएं थी वो हमें किस तरीके से दिखाई देती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इसीलिए ये एक ट्रेजिक प्ले बन जाता है। फिर या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है, द हेट फॉर ज्यूज़ इन विलियम शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कि ज्यूज़ के लिए, ज्यू लोग जो थे उन लोगों के लिए जो हेट्रेड है वो किस तरह से मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाई देती है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, कमेंट ऑन द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 कास्केट्स इन द प्ले। प्ले के अंदर 3 कास्केट्स हैं, आपको भी पता है कि पोर्शिया का से जो भी शादी करने के लिए स्यूटर्स आते हैं उनमें से किसी एक कास्केट को चुनना होता है, तो उनकी क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है आखिर, तो इसके ऊपर भी एक प्रश्न बनता है। शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट बनता है, और मेन कैरेक्टर स्केचेस, प्लस आपको समरी पूरी पता होनी चाहिए, एक्ट वाइज समरी आपको पता होनी चाहिए, किस एक्ट के अंदर क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्ले पर चलते हैं। अगला प्ले है आपका ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन। ठीक है, तो ऑल फॉर लव जो है उस प्ले के अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है, इज़ वेंटिडियस अ माइसोजीनिक कैरेक्टर और नॉट इन ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन। ठीक है, वेंटिडियस के बारे में आया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ऑल फॉर लव एज ए क्लासिकल ट्रेजिडी और एज अ हीरोइक ट्रेजिडी, कि ये क्लासिकल ट्रेजिडी कैसे है और हीरोइक ट्रेजिडी कैसे है, उस पर आपका प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीम, कॉन्फ्लिक्ट और सबटाइटल पे। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि इसकी जो थीम्स हैं ऑल फॉर लव की, उनके ऊपर, और इसमें जो हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, प्लस इसका जो सबटाइटल है उस सबटाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको एक प्रश्न देखना है। देन व्हाट स्ट्राइकिंग पॉइंट्स डिफरेंशिएट शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा फ्रॉम ड्राइडन्स ड्रामा ऑल फॉर लव। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने भी लिखा है एंटनी और क्लियोपेट्रा की स्टोरी पर, और फिर ड्राइडन ने भी लिखा है, तो ये तो शेक्सपियर की जो एंटनी और क्लियोपेट्रा है वो ऑल फॉर लव से किस तरीके से अलग है, और आखिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा बेटर है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद ड्राइडन एज ए ड्रामेटिस्ट, तो ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये तो सभी राइटर्स के लिए आपको करना ही है एज ए ड्रामेटिस्ट, उसमें उनकी टेक्निक्स वगैरह सब कुछ आ जाती है। प्लॉट, एक्चुअली प्लॉट का मतलब भी समरी होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। यदि क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है ना कि डिस्कस द प्लॉट, तो प्लॉट का मतलब कहानी है, जो स्टोरी लाइन है वो, तो आपको समरी पता होनी चाहिए सारी। प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं या एकदम स्ट्रेटली नहीं पूछते हैं वो, तो आपको क्या करना है, उसे समझना है, फिर आपको देखना है कि अरे ये इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है जो आपने पढ़ा है, और फिर आपको उसका उत्तर लिखना है। लास्ट है आपका हयवदना। ठीक है, हयवदना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले है आपका, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे मेरे पास बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं शेयर कर दूँगी उन सबको, बट समय बहुत कम है तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ऑनलाइन आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइए। आप सिर्फ ऑनलाइन सर्च कीजिए और आपको मिल जाएंगे। हाउ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉडी एंड माइंड इज़ डिपिक्टेड इन द प्ले हयवदना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है जो बॉडी का और माइंड का, उसको हयवदना में किस तरह से डिपिक्ट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एब्डक्टेड आइडेंटिटीज़ एंड कन्फ्यूज्ड रोल प्ले।
वो सेम ही है, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है। इसका और इसका आंसर लगभग मिलता जुलता है। इसमें यही बताना है कि एब्डक्टेड आइडेंटिटीज़ एंड कन्फ्यूज रोल प्ले इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी की बॉडी, किसी का सिर, तो अब वो बॉडी के साथ में सिर को जो है वो किस तरह से अपना एडजस्टमेंट करना है और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स उनमें आए थे पूरे प्ले के अंदर, वो है इसके अंदर। कमेंट ऑन पद्मिनीज रिलेशनशिप विद देवदत्ता एंड कपिला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कि आखिर पद्मिनी का रिलेशनशिप उन दोनों के साथ में कैसा था। गिव अ कमेंट्री ऑन नैरेटिव टेक्निक ऑफ गिरीश कर्नाड एंड द रोल ऑफ द हॉर्स एंड डॉल्स इन द प्ले। ये शॉर्ट में आ सकता है। जो उसके अंदर हयावदना था ना, हयावदना जो है उसकी क्या मतलब वो, और वो जो डॉल है उसके अंदर, इनका क्या रोल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकते हैं, बड़े में भी आ सकते हैं। डिस्कस हयावदना एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टडी, ये ना क्वेश्चन पिछली बार हालांकि आ चुका है, फिर भी मैंने एक बार फिर दिया, इसको घुमा फिरा के दिया है। ये एक्चुअली जो ब्रिटिश राज हमारे ऊपर था और उससे जो आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे इंडियन पीपल के अंदर आया था, उसकी थीम पर ये बेस्ड है। मतलब वो थीम हमको इसके अंदर दिखाई देती है, हालांकि कहीं मेंशन नहीं हुआ है कॉलोनियल जो हमारे ऊपर जो शासन हुआ या जो ब्रिटिश आए रूलर्स, उन्होंने जो रूल किया उसकी बात कहीं पे भी आपको हैवदना में दिखाई नहीं देती है। लेकिन सिम्बॉलिकली ये आपका आयरॉनिकली सिम्बॉलिकली ये जो प्ले है आपका, वो ब्रिटिश लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो इंडियंस में हुआ, उस चीज़ को ये पोर्ट्रे करता है। वो आपको बहुत ध्यान से रखना है। पिछली बार आया है बड़े आंसर्स में क्वेश्चन, हालांकि उन्होंने शायद उसमें हयावदना मेंशन ही नहीं किया था, डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था ब्रिटिश रूल का, विच इज़ रियली हिलेरियस एंड रिडिकुलस एज वेल। क्योंकि कई बार ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो प्ले है उसका नाम ही नहीं डालते हैं और जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं किसी भी साइट से उठा के क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है कि दे आर नॉट यूजिंग इवन द रेफरेंस कि कहाँ से इसको इन्होंने उठाया है। एटलीस्ट दे शुड मेंशन इट कि भाई हमने इस प्ले में से ये क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि पिछले साल का पेपर जो है वो शायद मैंने अपलोड नहीं किया है या किया है, आई डोंट रिमेंबर इट, लेकिन आप देख लेना अगर मैंने अपलोड किया है तो आप प्लीज़ मेरी चैनल पे एक बार स्क्रॉल डाउन करके देख लेना। उसमें BA सेकेंड ईयर का, हाँ मैंने बनाया है एक प्ले के ऊपर, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके ऊपर बनाया। उसमें देखना हयावदना के ऊपर क्वेश्चन जो है, सॉरी जो क्वेश्चन है वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड था। तो देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है कि एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टडी कैसे है ये। फिर मैंने कुछ शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो जो 8 मार्क्स वाले हैं उनके हिसाब से कुछ यहाँ पे लिखे हैं हयावदना में से, वो देख लीजिए आप कि हु डज भागवता टेल द ऑडियंस द 3 फ्रेंड्स वेंट टू फॉर आंसर्स एट द स्टार्ट ऑफ एक्ट सेकेंड। देखिए ये भागवता कौन है, भागवता वो है जिसने ये स्टोरी टेलिंग करी है। और कौन सी गॉडेस जो हैं उनको ये के टेम्पल पे ये गए थे, और जब प्ले स्टार्ट हुआ तो कौन से गॉड का इन्होंने प्रेयर किया था। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ये लोग बना लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू देवदत्ता एंड कपिला रिएक्ट व्हेन दे आर ब्रॉट बैक टू लाइफ एंड लर्न ऑफ द मिस्टेक पद्मिनी मेड। जो पद्मिनी ने मिस्टेक की थी उनके हेड इंटरचेंज करके, हालांकि वो मिस्टेक नहीं थी, उसने इंटेंशनली किया था, तो उसका क्या रिएक्शन उन दोनों पे पड़ा। What is noticeable about the goddess Kali's hands when she appears after Padmini's attempts to kill herself? Fourth question है, after being brought back to life, after being brought back to life, what does Kapila say Padmini must do, which ends their jovial walk home? Next question देखिए, after the baby has grown a little older, where does Padmini wish to take their son, but Devdatta says it is too cold. तो ऐसे और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इसमें बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ा है तो आप आंसर्स का जवाब दे पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना ही मैं रिकमेंड करूँगी। वैसे तो टेक्स्ट ही पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट के अलावा दूसरे समरीज़ वगैरह को भी नहीं पढ़ना चाहिए, बट आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर्स एंड वेरी न्यू टू लिटरेचर।
तो आप लोगों के लिए दिक्कत आती है। तो आप बैठ करके प्ले का इंग्लिश में पूरा टेक्स्ट पढ़ते जाइए, प्लस उसकी लाइन बाय लाइन जो पैराफ्रेजिंग दी होती है उसे आप अच्छे से पढ़ते जाइए, तो आपको वैसे भी इंसिडेंट्स याद रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड thank you for watching. Please share and subscribe and keep watching. Thank you so much. Bye bye, take care.